गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास तक स्ट्रेट लाइन में जो हमने डिस्कस किया है, कोई पॉइंट किसी को पूछना है? ओके तो हमने पॉइंट एंड लाइन की बात की थी। नेक्स्ट इज इन दिस केस relative position of 2 points with respect to a line। तो अपन को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमें ये चेक करना है कि वो जो जैसे एक लाइन गिवन है एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो वी हैव टू चेक वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, यानी कि ये वाला डायग्राम, एंड दीज 2 पॉइंट्स इफ दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन, तो इनमें से कौन सा डायग्राम है। तो रिलेटिव यानी कि फर्स्ट पॉइंट की सेकंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। लेट पॉइंट्स बी P which is x1 y1 and Q x2 y2 and line is सर yes सर हम लोग मतलब एक्सेस को ये नहीं मानेंगे रिलेटिव पोजीशन, मतलब जो लाइन है उसको एक्सेस मान लेंगे ना। नहीं, लाइन को एक्सेस क्यों लेंगे? जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस तो कहीं इस तरह से गिवन है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कोई लाइन गिवन है और क्वेश्चन है 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं और चेक करना है कि वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन और अपोजिट साइड ऑफ लाइन। हाँ सर समझा। ये सभी लोगों को क्लियर होगा कि अगर जैसे कोई भी एक पॉइंट जिसको हमने स्मॉल p कॉमा q ले लिया, इफ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तब तो ये इस लाइन की इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है, ए एक्स लाइन की जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, ये वाला एक्सप्रेशन खुद से ही 0 आ जाएगा। तो अगर ऑन द लाइन है तब तो ये 0 आएगा, बट अभी P एंड Q ये दोनों पॉइंट्स ऑन द लाइन नहीं है, तो इसका मतलब कि जब हम P वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे लाइन में और Q वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे लाइन के एक्सप्रेशन में, तो हमें नॉन जीरो नंबर्स मिल जाएंगे। वो जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके साइन पे डिपेंड करेगा। तो अपन ने यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे लाइन में, तो P इज x1 y1, तो एक नंबर मिल जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद एक नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। ऐसे ही सेकंड वाला जो पॉइंट है वो पुट किया तो ax2 प्लस by2 प्लस c, ये भी अगेन एक नॉन जीरो नंबर है। अब ये जो दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के साइन पे डिपेंड करेगा whether these points are on same side or on opposite side. If these two numbers are of same sign, that is multiplication of these two numbers is positive, then P and Q lie on same side of the line, and if this multiplication is negative, ये वाला multiplication negative कब होगा? जब इन दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर्स को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद जो दोनों पॉइंट्स को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद जो दो नंबर्स मिलेंगे वो दो नंबर्स अपोजिट साइन के होंगे। देन दीज पॉइंट्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। But this method is strictly applicable to check relative positions of 2 points and with respect to one line, 2 points should be given and one line is given, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। और अभी तो ये जो हमने
आर्टिकल लिखा है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तो यही है कि चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड -5,4 with respect to line x-2y equal to 8। तो बताना आंसर सेम साइड है क्या अपोजिट साइड है? शिव ने बोला सेम साइड। और किसी का आंसर? सेम साइड। तो हम x-2y-8 ये जो एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे विच गिव्स 2 -6 -8। सेकंड पॉइंट पुट करेंगे -5 -8 -8। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि सेम साइड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया, बट इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से बनते हैं, जो थोड़े बेटर क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो मैंने जो इस पेज पे लिखा है उसका एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है। तो अभी कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? जो लोग नोट कर रहे हैं उन्होंने नोट कर लिया क्या? सर 1 मिनट नोट हो तो गया सर ये आज का फर्स्ट स्लाइड है ना सर? हाँ, हमने अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया वो क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। तो वी हैव टू चेक पोजीशंस ऑफ 2 पॉइंट्स से P एंड Q विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो मेथड क्या है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट किया तो एक नंबर आ गया, ऐसे ही सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट किया तो सेकंड नंबर आ गया। ये दोनों नंबर्स अगर सेम साइन के हैं तो पॉइंट्स सेम साइड में होंगे, ये दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हैं तो पॉइंट अपोजिट साइड में होंगे। इफ दीज टू नंबर्स आर ऑफ सेम साइन तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। इफ दीज टू नंबर्स आर ऑफ अपोजिट साइंस तो उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला कि ये जीरो नहीं आएगा, बिकॉज अगर जीरो कोई से भी एक पॉइंट को पुट करने के बाद जीरो आ गया तो इसका मतलब कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो अब सेकंड वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो हम रिलेटिव पोजीशन में सेम साइड या अपोजिट साइड वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज एक पॉइंट ऑन द लाइन ही लाई कर गया। तो ये चीज ओनली तभी है व्हेन गिवन दोनों पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को लास्ट स्लाइड में? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड वैल्यूज ऑफ t if point p t comma t plus 1 lies between the lines 2x plus y equal to 5 and 2x plus y equal to 9. In this case, one point t comma t plus 1 is given and lines 2x plus y equal to 5 and 2x plus y equal to 9. Two lines are given. एक तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया उस कंसेप्ट का अभी डायरेक्टली तो है नहीं, बिकॉज वो कंसेप्ट तो वन लाइन एंड 2 पॉइंट्स के लिए था, जबकि इस क्वेश्चन में 1 पॉइंट एंड 2 लाइंस गिवन है। सेकंड चीज कि ये क्वेश्चन मीनिंगफुल तभी बन सकता था जब दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। इफ दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तब तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में हमें पॉइंट को लाई कराना है।
लेकिन इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं होगा कि अब इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो बिटवीन द लाइंस वर्ड जो है वो यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगा कि बिटवीन द लाइंस ये बोला जाए या ये बोला जाए। तो ये वाला क्वेश्चन तभी बनेगा जब गिवन टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अब चेक करने का मेथड क्या होगा, उसके लिए फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दीज टू लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स 0 पे y 5, y 0 पे x 5/2। फर्स्ट लाइन ऐसे कुछ बन गई एंड सेकेंड लाइन जो है इसी के पैरेलल और इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो और हमें पॉइंट को इस तरह से लाई कराना है कहीं इन दोनों लाइन के बीच में। तो बताना क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हमें इससे फर्स्ट पेज पे हमने क्या अभी सीखा है कि हमें एक लाइन और दो पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन 1 लाइन के रेस्पेक्ट में चेक करना आता है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करने के लिए हम इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि O एंड P lie on opposite sides of line L1। इन इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ T। एंड सेकेंड चीज कि O एंड P lie on same sides with respect to line L2। यहां से O एंड P में सेकेंड इन इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इन इक्वेशन का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। O इज ओरिजिन। सभी को जी डायग्राम से समझ आ रही है कि O एंड P फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में तो अपोजिट साइड्स हैं एंड सेकेंड लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड है। तो ऐसा करने से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि पॉइंट P इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है 3t माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है 3t माइनस 8 लेस देन 0। therefore t belongs to 4/3 to 8/3। समझ आ गया। तो इन दिस केस 2 लाइंस एंड 1 पॉइंट गिवन था, लेकिन हमने एक्स वाई प्लेन में कोई सा भी एक सिंपल पॉइंट ले लिया जिसकी पोजीशन हमें कंफर्म है। तो सिंपलेस्ट पॉइंट was 0,0, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये वाला पॉइंट विच इज -5,0 ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, बिकॉज हमें इसकी पोजीशन भी बिल्कुल कंफर्म है कि P एंड Q फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है और P एंड Q सेकेंड लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे कि ये वाला ये है 0,5 एंड दिस पॉइंट इज 0,9। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट 0,6 ले लिया और हमने अब ये जो R पॉइंट बोला है 0,6, तो अब R के लिए बोल सकते हैं कि R एंड P फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड है एंड सेकंड लाइन के नहीं, ये नहीं बोल सकते। देखना ऐसा करने से में सेम साइड है, ऐसा करने से लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ आ रहा है क्या? PR पैरेलल। अच्छा नहीं नहीं ठीक है आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि पॉइंट P तो वेरिएबल पॉइंट है। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए पॉइंट P फिक्स पॉइंट है। पॉइंट P वेरिएबल पॉइंट है तो T की वैल्यूज में इन इक्वेशन बन जाएगी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से इस XY प्लेन में कोई सा भी पॉइंट ले लिया
जिसकी पोजीशन हमें इन लाइंस के रेस्पेक्ट में पता है, और उसका और पॉइंट पी का पोजीशन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है, सेम साइड या अपोजिट साइड, वो पुट कर लिया। और जब भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम सबसे सिंपल ऑप्शन प्रेफर करेंगे, जो इन दिस केस 0,0 है। सर हाँ सर, अगर हम वो पॉइंट को इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें एंड फिर टी की वैल्यू निकालें एंड फिर वो वैल्यू को एक्सक्लूड करें, फिर ऐसे आंसर निकाल सकते हैं? हाँ, मतलब टी का जो वैल्यू आ जाएगा वो, जैसे अभी सॉल्व करोगे तो टी का एक आंसर 4/3 आ जाएगा, टी का एक आंसर 8/3 आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर 4/3 से 8/3 आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो पॉसिबल है। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। अभी तो क्या हुआ था कि सॉल्व करने के बाद टी लेस देन 4/3, नहीं क्या था, टी ग्रेटर देन 4/3, टी ग्रेटर देन 4/3 एंड टी लेस देन 8/3 आया था, तो हमने इंटरसेक्शन के बाद टी बिलोंग्स टू 4/3 टू 8/3 बोल दिया। और हम ये बोल रहे हैं कि हम जब टी कॉमा टी+1 पॉइंट को दोनों लाइंस में पुट करेंगे तो एक लाइन से टी का आंसर 4/3 आ जाएगा, एक लाइन से टी का आंसर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात तो इस क्वेश्चन के लिए खत्म हो गई। लेकिन हम ऐसा, फिर अगर इतना इजी था तो हमेशा ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते? हमने ये मेथड क्यों लिया था जो लास्ट पेज पे लिखा है? उसके लिए क्वेश्चन को हम इस तरह से डेटा को सेट कर सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद t लेस देन 4/3 एंड t ग्रेटर देन 8/3 आ जाए। और हमने अगर ये डेटा सेट कर दिया तो एक्चुअल में तो हमारा आंसर t बिलोंग्स टू 5 आना चाहिए। समझ आ रहा है? यस सर। और इन दिस केस तो वही सेम सिचुएशन रहेगी, जब लाइंस में पुट करोगे तो t का एक आंसर 4/3 आएगा और t का एक आंसर 8/3 आएगा। और अगर हमने आंसर को 4/3 टू 8/3 बोल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी के साइंस जो हैं ये भी मैटर करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है बट डिफरेंट है थोड़ा। फाइंड रेंज ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ पॉइंट्स अपोजिट एंड सेम साइड। समझ नहीं आया लास्ट क्वेश्चन में। लाइन फिक्स है, इफ टू पॉइंट्स P एंड Q, इनका डायग्राम लाइन के रेस्पेक्ट में ऐसे कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब कि लाइन के, मतलब ये लाइन के सेम ही साइड में है दोनों। अगर मान लो डायग्राम ऐसे बनता तो अभी भी रही लाइन के सेम साइड में है, लेकिन अगर डायग्राम ऐसे कुछ बन रहा है तो ये लाइन के अपोजिट साइड्स में है। समझ आ रहा है? एक इस साइड में और एक उस साइड में है। इनफैक्ट अगर हम इस चीज को थोड़ा सा, और हमने अभी लीनियर इनइक्वेशन डिस्कस किया नहीं है, इसके बाद में लूंगा, लेकिन एक बार देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुमसे ये बोला जाए कि ड्रॉ y इज इक्वल टू 2x + 3, तो ये तो लाइन ड्रॉ करने को बोल रहा है, तो हम ये तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि x को 0 पुट किया, y का वैल्यू 3 आ गया, y को 0 पुट किया, x का वैल्यू -3/2 आ गया, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ये बोला जाए या फिर 2x - y + 3 = 0 बोला जाए, एक ही बात है। तो ये तो लाइन ड्रॉ करने को बोला। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोला कि शेड द रीजन इन विच 2x - y + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इक्वल टू नहीं है, अब इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक बार तुम लोग बताना कि ये a वाला रीजन आएगा या फिर ये b वाला रीजन आएगा? बी वाला सर। और लोग बताओ, a आएगा या b आएगा? ए आएगा। एक ने a बोला, एक ने b बोला, और कोई बताओ। अब ये डिसाइड करने का मेथड क्या है? सर जो लाइन का एंगल बन रहा है सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो वाले साइड में सर, मतलब जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, या फिर हम सीधे सीधे मतलब कोई भी उसके थोड़े आगे वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दे सकते हैं सर। जैसे अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू -3/2 के जगह हमने अगर
उसके आगे कोई वैल्यू डाल दे तो क्या उसका वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं सर। 3 से बिल्कुल -6 से बड़ा आ रहा है कि बिल्कुल, लेकिन हमने अभी बोला कि एक्स वाई प्लेन का, एक बार मैं वापस एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी। क्वेश्चन इज कि अगर क्वेश्चन ने ये लाइन ड्रॉ करने को बोला है तो सभी लोग इजीली इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन, लाइन का मतलब तो इक्वल टू साइन है। अगर क्वेश्चन हमसे इस इनइक्वालिटी का जो रीजन बनेगा उसको शेड करने को बोल रहा है, तो ये लाइन जो है इसके कोई से भी एक साइड का रीजन आएगा, और मैंने उनको अभी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में लिखा है। तो ए आएगा या बी आएगा ये डिसाइड करने के लिए मेथड इज कि एक्स वाई प्लेन में कोई सा भी एक पॉइंट ले लो जिसकी पोजीशन तुम्हें पता है। और हमने कहा अगेन एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनमें से सिंपलेस्ट पॉइंट इज ओरिजिन। तो हमें पता है कि ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ का मतलब बी रीजन में लाई कर रहा है। ओरिजिन को यहाँ पुट करके चेक कर लो कि ये ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये 0 - 0 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर वो रीजन आएगा जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है, यानी कि बी वाला जो पोर्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक की बात समझ आई? तो हमने एक्स वाई प्लेन में कोई सा भी एक पॉइंट ले लेना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट ले लिया तो ये ऑलवेज इक्वल टू 0 साइन दे देगा। तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें ए पोर्शन लेना है या बी पोर्शन लेना है। हमने तो यही कहा था कि हमने अगर बी वाले जैसे हमने मान लो ए वाले रीजन में हमें ये भी कंफर्म है ए वाले रीजन को देख के कि -20,5 ऐसा कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा होगा, और -20,5 को हम यहाँ पुट करके चेक करते हैं। तो -20 का डबल यानी कि -40 -5 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये जिस रीजन में लाई कर रहा है वो रीजन हमारे आंसर में नहीं आएगा। अगर ये रीजन हमारे आंसर में नहीं आएगा तो इसके अपोजिट वाला रीजन हमारे आंसर में आ जाएगा। तो कौन सा रीजन आएगा ये डिसाइड करने के लिए हम कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। अब ये जो मैंने बात बोली है, मैं इस चीज को अगेन एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। अब हमने ये बोला था कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये वो लाइन है, और ये वो रीजन है जब 2x - y + 3 था, -3 था, 2x - y + 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब तुम अगर इस रीजन में कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर लोगे, एनी पॉइंट इन दिस रीजन, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन में जब लाइन के एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग अब यही हुआ जो हमने अभी अल्टीमेटली आर्टिकल डिस्कस किया कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q अगर ये लाइन के सेम साइड में है तो सेम साइंस देंगे। तो इन दिस केस पॉइंट P पॉइंट Q दोनों ही पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट M और N लाई कर रहे होंगे तो ये 2x - y + 3 एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद दोनों ही नेगेटिव साइन देंगे। बट सिंस अगेन दोनों का साइन सेम आ रहा है तो ये भी लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है साइड वाली बात। और अभी देखना फर्स्ट पेज ये था अपना, तो इसमें जो भी सारा कुछ है साइड का मीनिंग या जो भी हमने लिखा है सारा कुछ क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पेज नंबर 2, इसमें हमने जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस ली हैं और पॉइंट को दोनों लाइंस के बीच में लाई कराना है। तो हमने कहा कि कोई से भी एक पॉइंट को फिक्स कर लिया और उस डायग्राम में O और P की पोजीशन दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग टू इनइक्वेशन बना ली, उनका इंटरसेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ पॉइंट्स P alpha, 0 and Q 0, beta lie inside the triangle formed by the lines x plus y equal to 5, 2x minus y plus 1 equal to 0। और ये ले लेते हैं इस तरह से, यानी कि x
x plus 3y x minus 3y equal to 6। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट से ये तीनों लाइंस के सेम साइड में रहेंगे बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखो अब जैसे ये जो बोला गया वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को यूज करके सॉल्व करने बैठेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ये इसने ये बोला कि जैसे ट्राइंगल बन रहा होगा तो P और Q L1 के रेस्पेक्ट में सेम साइड में, L2 के रेस्पेक्ट में सेम साइड में, L3 के रेस्पेक्ट में सेम साइड में। ठीक है, मैथमेटिकली चेक करो इस चीज को कि L1 के रेस्पेक्ट में जब सेम साइड में लगाओगे तो जो दो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड इन टर्म्स ऑफ बीटा एक्सप्रेशंस आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा। तो अल्फा और बीटा वाले एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा, तो अल्फा और बीटा में एक मिक्स इक्वेशन बन जाएगी सेकंड डिग्री की, क्योंकि अल्फा और बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही सेकंड को भी हमने मल्टीप्लाई किया, थर्ड को भी मल्टीप्लाई किया। इन तीनों इक्वेशन से अल्फा बीटा फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे कुछ आ गया कि अल्फा बीटा -5 अल्फा प्लस 3 बीटा -7 इज पॉजिटिव, अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा -2 बीटा प्लस 11 इज पॉजिटिव। ऐसे कुछ आ गया तो इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ऐसी सिचुएशन में अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दीज 3 लाइंस ऑन XY प्लेन प्रॉपर्ली। जो ट्राइंगल बन रहा है एक बार उसको ड्रॉ करो XY प्लेन में। सेकंड है 2x - 5 = 1, यानी कि x 0 पुट किया तो y का वैल्यू बना रहा है और y 0 पे x का वैल्यू -½ आ रहा है। x - 3y = 6, y 0 पे x 6 आ रहा है और x 0 पे y की वैल्यू -2 आ रही है। देखना ये 3 लाइंस को XY प्लेन में ड्रॉ किया तो ट्राइंगल समझ आ गया। और अब बताना आंसर किसी को समझ आ रहा है तो। यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो 1 और -2 है उनके बीच में हमें बीटा लाइक कराना पड़ेगा और अल्फा को हमें -1/2 से जो जहाँ पे ये हमारा 5,0 वो जो 5 है ना सर 5,0 उसके बीच में लाइक कराना पड़ेगा अल्फा को। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पॉइंट और ऑब्जर्वेशन यही था कि क्वेश्चन ने खुद ने ही क्वेश्चन को सिंपल बना रखा है। कैसे कि क्वेश्चन ने P पॉइंट को अल्फा 0 दिया है तो ये कंफर्म हो गया कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉइंट ट्राइंगल के इनसाइड भी होना चाहिए। तो x एक्सिस पे एंड इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक ही जा सकता है बस। ये वाला पॉइंट जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट 5 है एंड इसका x कोऑर्डिनेट -½ है। तो वी कैन से दैट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन -½ to 5। ऐसे ही बीटा वाला पॉइंट जो है वो 0, बीटा गिवन है, यानी कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट -2 to 1 लाई कर सकता है ओनली। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया। पॉइंट ने एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 बता रखा था, यानी कि पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं एंड इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहे हैं, उससे हमने बता दिया। तो ये भी ऑल्दो क्वेश्चन दिखने में ये लगता है कि लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन समझ आ गया सभी को। सर बीटा 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि ट्राइंगल के लिए वाई एक्सिस यहाँ पे ही खत्म होगी। अगर बीटा मतलब जो पॉइंट है वो अगर यहाँ पे लाई करेगा तो वो तो आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल चला गया ना। यस सर, वो जो जीरो गिवन है, ऐसे समझा। एनी अदर डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए? क्योंकि अभी अपन ने एंगल बाइसेक्टर डिस्कस किया नहीं है, तो एक बार देखता हूँ इस क्वेश्चन को हम फ्रेम कैसे कर सकते हैं। What formula do we use if one point lies on the line cell? नहीं तो अर्णव क्वेश्चन पे पूछेगा क्या? क्योंकि हम तो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन की। तो अगर एक पॉइंट ऑन द लाइन है और एक पॉइंट ऑन द लाइन नहीं है, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि पी और क्यू लाइन के सेम साइड में है, अपोजिट साइड में है। हम ये बोल सकते हैं कि पी जो है वो ऑन द लाइन है और क्यू ऑन द लाइन नहीं है, बस यही बोल सकते हैं, इतना ही। समझ आ रही बात? एक्सवाई प्लेन में y इक्वल टू एक्स बाई टू और y इक्वल टू 3x, ये लाइंस ड्रॉ करना। तो दोनों ही लाइन, क्योंकि c 0 है, y इक्वल टू mx प्लस c में, तो ओरिजिन से पास कर रही है। तो y इक्वल टू एक्स बाई टू एंड y इक्वल टू 3x। एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ करना जरूरी क्यों है? इन दिस क्वेश्चन बोल रहे हो या फिर मतलब क्या? इस क्वेश्चन का तो मैंने मेथड भी बता रहा हूँ मैं, मेथड कैसे करेंगे। उस मेथड के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। बट अभी पहले ये बताओ कि ये जो मैंने लाइन ए और लाइन बी ड्रॉ की है, इनमें से कौन सी लाइन y इक्वल टू एक्स बाई टू है? सर ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई टू है सर, क्योंकि स्लोप छोटा है सर, कम है सर। ये बात सबको समझ आती है। ऑल्दो दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, बट y इक्वल टू एक्स बाई टू का स्लोप 1/2 है और y इक्वल टू 3x का 3 है। तो जिसका स्लोप कम है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन वाला जो एंगल है वो कम होगा। तो ए लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स बाई टू एंड बी लाइन इज y इज इक्वल टू 3x। ठीक है सर अभी मतलब हमारा जो ए और ए स्क्वायर है सर, ये हमें इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कराना है एक्यूट एंगल रीजन से, मतलब। बिल्कुल। और ये भी अभी डायग्राम से क्लियर है कि ये वाला इन लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल होगा। होगा तो ये वाला भी, लेकिन क्या हमें ये भी क्लियर है क्या कि वो पॉइंट जो क्वेश्चन ने बता रखा है ए स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, वो यहाँ लाई नहीं कर सकता, यहीं पे फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा। ए स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, इसलिए। अब बताना कि इस पॉइंट को विच इज ए कॉमा ए स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इस तरह से लाई कराने के लिए कंडीशन मैथमेटिकली क्या अप्लाई करें? सर ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं सर 1,0 2,0, तो उसके वो 1,0 2,0 के हिसाब से ये दोनों P और वो पॉइंट ऑपोजिट साइड्स में है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू के, और सेम साइड में y इज इक्वल टू 3x के।
करेक्ट मेथड है। सभी को समझ आया क्या कि हमने जो भी पैरेलल लाइन के लिए डिस्कस किया था वो सेम टाइप का मेथड यहाँ लगा सकते हैं, बट इन दिस केस हम ओरिजिन को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ओरिजिन ऑन द लाइंस लाई करता है। तो हमने क्यू वाला पॉइंट जिसकी हमें पोजीशन पता है, क्यू वाले पॉइंट को मैं 1,0 बोल रहा हूँ, तो क्यू वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट अब हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में P एंड Q आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स एंड सेकेंड लाइन के रेस्पेक्ट में P एंड Q आर लाइंग ऑन सेम साइड। क्लियर है सभी को? तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब ये वाला मेथड करेक्ट है, बस मैं एक और ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं कि अगर हमने ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, हाँ 0.523 करेक्ट आंसर है, ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन ऑलवेज गिवन टू लाइंस के बीच में लाई करनी चाहिए। ओपी लाइन अगर ऑलवेज गिवन टू लाइंस के बीच में लाई करनी चाहिए तो ओपी लाइन का स्लोप भी इन दोनों लाइंस के बीच स्लोप्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो 1/2 करेक्ट आंसर है। हाँ, स्लोप मेथड से क्या हर्षित ने करेक्ट है। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देता हूँ और वापस से भी लास्ट पेज करता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने ये बोला कि उस डायग्राम में स्लोप ऑफ ओपी लाइन M1 एंड M2 के बीच में लाई करना चाहिए, where M1 was half and M2 was given as 3 and slope of OP line is y2 minus y1 upon x2 minus x1। हाफ से 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है, लेकिन एक बार लास्ट पेज। तो हमने यहाँ पे वो मेथड बिल्कुल करेक्ट था जो भी हमने डिस्कस किया था कि हम पॉइंट क्यू कहीं भी एक जगह फिक्स करके और उनकी रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लाइन एंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लाइन ऐसे 2 इन इक्वेशन बना के अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड मेथड इन दिस केस कि हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर P और O को ज्वाइन किया तो OP लाइन ऑलवेज गिवन टू लाइंस के बीच में लाई करनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ OP जो है वो ऑलवेज गिवन टू लाइंस के स्लोप के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो A की वैल्यू हाफ से एक्सक्यूज मी सर आपको ओपी का स्लोप कैसे पता चला? y2 minus y1 upon x2 minus x1। लेकिन वो तो मतलब वो दोनों लाइन का स्लोप तो पता था, लेकिन ओपी का तो कोई इक्वेशन नहीं दिया है ना। O वाला पॉइंट तो फिक्स है ओरिजिन, हाँ, और P वाला पॉइंट ये है a,a²। यस तो अगर सर, समझ आपको लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप दे। यस सर, यस। हर्षिल डायग्राम को देख के ही समझ आ गया कि एक्यूट एंगल कौन सा है, क्योंकि ये कंप्लीट राइट एंगल है। समझ आ गया? नीचे वाले साइड पे भी एक्यूट होगा ना? नहीं मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। ऐसे था डायग्राम, ये तो एक्स वाई एक्सिस थी, ये गिवन लाइंस हैं। तो हमने कहा कि इन लाइंस के बीच का जो एंगल है, या तो ये एंगल है, ये एंगल सेम ही एंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल। एंड ये वाले जो एंगल्स हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। और ये अभी तो डायग्राम देख के तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए, और इसका बिल्कुल बेसिक में एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो ये कंप्लीट राइट एंगल है। तो ये वाला एंगल इस राइट एंगल से तो छोटा ही है, यानी कि π/2 से लेस है। तो π/2 से लेस है तो एक्यूट हो गया। गॉट इट? सर तो हम लोग नीचे वाला एक्यूट एंगल क्यों नहीं लिया? वो भी तो दो लाइन के बीच में। ऑल्दो हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अभी हमने जो मेथड लगाया है उसमें हम, क्योंकि हमने O और P का स्लोप लिखा है, तो OP यानी कि इस लाइन का स्लोप लिखा है, तो ये लाइन तो सेम ही है। तो हमने ये वाला केस भी कवर कर लिया करने को तो। लेकिन सेकंड चीज हमने अभी ये भी बोला था कि P वाला पॉइंट वाज गिवन एज a,a²। तो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर ही नहीं सकता। ऑल्दो यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, बट अगर बाय चांस यूज में आता तो ये वाला पॉइंट कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता। बट अभी जो मेथड है इसमें हमने कंप्लीट लाइन का ही स्लोप लिखा है, बिकॉज इसी लाइन पे O और इसी लाइन पे P पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है? हाँ सर, पॉइंट P नेगेटिव साइड पे P लाई कर सकता है ना? ओके, ठीक है, ओके। तो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन पे इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती हैं।
तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, ए स्क्वायर लेस देन 3a एंड ए स्क्वायर ग्रेटर देन a अपॉन 2? कर सकते हैं। तो इसमें मतलब डाउट क्या है, आंसर नहीं आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेथड कि अगर मेथड सही है कि नहीं, मेथड करेक्ट है, कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो हमने अभी डायग्राम बनाया था ना, उसी की। क्वेश्चन शेयर द रीजन 2x plus 3y is greater than equal to 5। तो सभी लोग पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लो। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक रहे इसलिए 2 और 3 और 12 ले लेता हूँ। 2x plus 3y greater than equal to 12। इस लाइन को ड्रॉ करके फिर शेड करो कि लाइन के कौन से साइड का रीजन आएगा आंसर में। सर एनसीईआरटी में ये पोर्शन इनइक्वेशन एंड इक्वेशंस का पार्ट है, मतलब जिसमें इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनवाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन करके। लीनियर इनइक्वेशंस, हाँ उसका पार्ट। यस। ओके, एक बार हमने लाइन ड्रॉ किया तो x 0 पे y का वैल्यू 4, y 0 पे x का वैल्यू 6। तो लाइन तो इस तरह से बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन से ही देख सकते हैं सर। हाँ, तो एक रीजन तो ये हो सकता है और एक रीजन ये हो सकता है। तो आंसर रेड और ब्लू में से बताना है कौन सा आएगा, ब्लू या रेड? ब्लू। ब्लू। तो अभी सभी को ये बेसिक क्वेश्चन तो समझ आ गया कि हमने यहाँ पे अगेन ओरिजिन को ही चेक किया, बिकॉज ओरिजिन सिंपलेस्ट पॉइंट है। हम कोई सा पॉइंट चेक कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन सिंपलेस्ट पॉइंट एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं अपन। तो अपन को इसकी पोजीशन हमेशा पता होगी। तो ओ को पुट किया तो 0 + 0 - 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जिस साइड में ओरिजिन लाई कर रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा, और जिस साइड में ओरिजिन लाई नहीं कर रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। बट अभी लीनियर इनइक्वेशन की हम हैंड टू हैंड बात करें तो क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय अगर हमने यूं लाइन लिया तो 2x - y = 4। अब 4 इनइक्वेशन है और इन चारों के इंटरसेक्शन, चारों का जो कॉमन एरिया आएगा वो बताना है। चारों का जो कॉमन रीजन आएगा उसका जो एरिया बनेगा वो बताना है। सर थोड़ा टाइम दोगे सर? सर चारों इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है ना? चारों इनइक्वेशन से 4 शेडेड रीजन्स बन जाएंगे, उनका जो कॉमन एरिया आएगा चारों शेडेड रीजन का वो बताना है। जैसे हम लोग कॉमन ये कॉमन ये निकालते हैं ना, जैसे 4 इक्वेशन है तो हम लोग कॉमन वैल्यू निकालते हैं जिसमें सारे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो सिमिलर। वही है। बट अभी मतलब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही इस टाइप का डेटा कुछ अलग होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा हुआ है। ऑल्दो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा हुआ है लास्ट ईयर ही।
थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन वो एनसीईआरटी में भी है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल ही होते हैं, बस हमें लाइंस को ड्रॉ करके डिसाइड करना है। एक बार मैं इन लाइंस को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बट फिर आपने बोला था यूजुअली जेई एडवांस वाले स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर्स में से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते हैं। तो इन जनरल कभी कभी सिंपल भी दे देते हैं। ओके 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। सर तो ये चैप्टर लाइक दोनों जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में आएंगे। हाँ, बाइनोमियल जैसा नहीं होगा। सर 6 है क्या आंसर? नहीं, मैंने तो अभी रैंडम कोई भी लाइंस लिख दी थी, तो आंसर मुझे नहीं पता। कोई और कंफर्म करो आंसर क्या आ रहा है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ 4। रहा है सर। 6 ही आ रहा है। x 0 पे y का वैल्यू -4, y 0 पे x का वैल्यू 2। ये लाइन तो ये बन गई। ओरिजिन को चेक किया तो ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि इस लाइन के इस साइड का रीजन आएगा। ठीक है। सेकेंड, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अरे कुछ रीजन ही नहीं आ रहा कॉमन, तुमने 6 कैसे बोल दिया आंसर? सर एक्चुअली ये देखो ना सर जो y। ओके सर ओके सर ओके सर। सेकंड कॉमन ये आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, आंसर 0 आ रहा है। वो पोर्शन जिसमें ये चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ऐसा कोई पोर्शन ही नहीं है। अगर हम इनफैक्ट इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आ रहा है। समझ आ रहा है? इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को भी चेंज करके जस्ट समझने के लिए लेस देन इक्वल टू 4 कर देता हूं, तो मतलब इस लाइन के अब ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, तब भी तो कॉमन। वो दोनों इन इक्वेशंस मुझे समझा नहीं। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आपने एरिया क्यों मार्क किया? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा पोर्शन हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब अबव x एक्सिस पोर्शन, यस सर। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन। मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x का वैल्यू कुछ भी रहे, y का वैल्यू पॉजिटिव बना। यस सर, समझ गया। तो एक्स वाई पॉजिटिव्स का इंटरसेक्शन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और हमने बोला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो फिर चारों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। तो अभी सभी लोगों को क्लियर है क्या? लास्ट पेज, एक बार लास्ट पेज पे ये था। एनी डाउट ऑन दिस पेज? नेक्स्ट पेज कर दूं?
ये क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वेशन का। इस टाइप के क्वेश्चन ओनली जेईई मेंस में ही आते हैं कि हमें 4 इनइक्वेशंस बोल दी और फिर किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, अच्छा लीनियर इनइक्वेशन में वर्ड बोल रहा हूँ, तो जो 4 इनइक्वेशंस गिवन होंगी वो भी एक्स और वाई में लीनियर इनइक्वेशन ही गिवन होंगी, और जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये ओनली जेईई मेंस के सिलेबस में बहुत ही सिंपल सिचुएशन होती है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम लोग इन चारों इनइक्वालिटी को एक्स वाई प्लेन में मार्क करके रीजन शेड करो, कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। इन चारों का कॉमन रीजन देखो मैंने शेड किया है, ये समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, और ये अपन को ऑलरेडी पता ही है। तो जो इन चारों का कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला रीजन आ रहा है। अगर क्वेश्चन ने जैसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कॉमन एरिया फाइंड करने को बोला होता, तो इसका कॉमन एरिया तुम लोग फाइंड कर सकते हो। ट्रायंगल्स का कुछ लगा सब, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सर 0,4 6,0 और फिर एक और ट्रायंगल बनेगा सर। सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यस सर। बोलो सर कितना? राइट एंगल, रुको रुको पहले बताओ ये पॉइंट कितना। मैं ऐसा करता हूँ उनको नाम देता हूँ कुछ कि ये तो O है ही, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सर 2x plus 3y equals 12 and 6 x minus 2y is equal to 4 को सॉल्व कर। सॉल्व करके बताओ आंसर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और डिफरेंस ले लिया, तो 7y इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4/7 आ रहा है। y का वैल्यू पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 + 2 × 4/7, यानी कि 7 + 2 9, 9 × 4 36/7। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स, मतलब सभी लोगों को कैलकुलेशन करना तो बताइए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 36/7 और 4/7 आ रहे हैं। एक बार चेक भी कर लेना सही किया। फर्स्ट लाइन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिफरेंस लिया, तो y का वैल्यू 4/7 ही आ रहा है। ठीक है, 4/7 मैंने x - 2y = 4 में पुट किया, तो x का वैल्यू 4 + 2y यानी कि 28 + 8 36/7। ठीक है, अब अगर एरिया फाइंड करना होता, अब मैं इस वाले कैलकुलेशन को हटा देता हूं। अगर एरिया फाइंड करना होता तो हमने एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करना तो पहले ही डिस्कस कर लिया, उसी से आ जाएगा। समझ आ रही बात? एरिया इज हाफ 0,0 4,0 36/7, 4/7 0,4 0,0, यहां से आ जाएगा। क्लियर है सभी को? और ये ऐसा कुछ क्वेश्चन जेई ने पूछा था जिसमें एरिया फाइनाइट कुछ आ रहा था, उसमें भी इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है और उसका एरिया फाइंड करने को बोला था। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें एरिया 0 आ गया था, बट इन दिस क्वेश्चन वो लास्ट वाला क्वेश्चन का भी मीनिंग समझ आ गया सभी को। और अभी इस क्वेश्चन ने हमसे z को z इज 3x
प्लस 7y को मैक्सिमाइज करने को बोला है। तो ये लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक थ्योरम है। थ्योरम वो ये बोलता है, सिंपल सी बात, या तो हम लोग फिर सी बी और ए में से ही कोई होगा करके डिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो थ्योरम ही है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम नाम है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। और थ्योरम ये बोलता है कि हमें अगर z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी करना है, चाहे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑलवेज कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आएगी। और ये लीनियर इनइक्वेशन है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बिकॉज सारी कंडीशंस लीनियर गिवन है और ये एक्सप्रेशन भी x और y में एक लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, z का वैल्यू इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे। पॉइंट O पे वैल्यू 0 आ रही है, पॉइंट A पे, A ये वाला पॉइंट है 4,0, वैल्यू 12 आ रही है, पॉइंट B सॉल्व करना पड़ेगा अभी, और पॉइंट C पे वैल्यू 28 आ रही है, पॉइंट B पे क्या आ जाएगी 3x, यानी कि 36 इंटू 3/7 प्लस 7y यानी कि 4। 36 इंटू 3 कितना होता है 108, तो 28 प्लस 8 136/7। तो ये 4 नंबर्स आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन ने z को मिनिमाइज करने को बोला होता तो मिनिमम का आंसर 0 आ जाता, z को मैक्सिमाइज करने को बोला है तो 136/7 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 20 से कम सर। 20 से कम, तो ये 28 हमारा मैक्सिमम के केस का आंसर हो जाएगा। तो इन चारों नंबर्स में से जो भी ग्रेटेस्ट है वो z मैक्स का वैल्यू। और जेई मेंस में ये टॉपिक है, और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया है इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशन में। ये चैप्टर तो मैं बात कभी पढ़ाया भी नहीं जाएगा, ओनली इतना ही है। सर ये वापस एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, z o z नो b हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y। नहीं मैं पूरा एक्सप्लेन ही करता हूँ एक बार वापस से। सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में कि लीनियर इनइक्वेशंस जो कंडीशंस गिवन है इनको, मतलब जस्ट लीनियर इनइक्वेशन के अगर प्रॉपर हम स्टेटमेंट में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यूज करें तो these 4 कंडीशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। तो हमने पहले इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ किया और शेडेड कॉमन एरिया शेड किया, जो कॉमन एरिया आ रहा है इन चारों इनइक्वेशन का वो शेड किया। स्टेप 1 ये था। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? नो सर। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि कई बार क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जेईई एडवांस ने पूछा है कि वो कॉमन एरिया पूछ सकता है। कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए अभी ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और हमने इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस फाइंड कर लिए और फिर पॉलीगन का एरिया फाइंड करने वाला जो मेथड है वो यूज करके एरिया फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप, इसमें कुछ पूछना है? नहीं। थर्ड स्टेप कि हमने अभी मैंने जो बोला था कि चारों वर्टिसेस फाइंड कर लिए, तो ए मतलब ओ, ए और सी तो लाइन जब ड्रॉ की थी तभी मिल गए थे। बी वाला जो पॉइंट है ये हमने इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व किया, जो सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है बी वाला पॉइंट। अभी तक हमने कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात नहीं की। फिर हमने आगे ये बोला कि कॉर्नर पॉइंट थ्योरम से सर यहाँ पे z का मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है। हाँ ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका आंसर ऑलवेज कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आता है। तो हमने जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे ओ, ए, बी और सी, इन चारों पे z का वैल्यू फाइंड कर लिया। इन चारों में से लीस्ट वैल्यू 0 आ रहा है तो z मिनिमम का आंसर अगर पूछा होता तो 0 आ जाता। इन चारों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू 28 आ रहा है तो z मैक्स का आंसर 28 आ गया। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ओके तो बस इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ाया जाएगा। हाँ ओनली यही पढ़ाया, अब कुछ आगे तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा आगे। सर आपको ए और सी कैसे मिला? ए और सी लाइन की इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस सॉल्व करके, जैसे ठीक है ना? यस, इंटरसेप्ट बेसिकली दोनों लाइन दोनों इक्वेशंस। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीनियर इनइक्वेशन देखो, जैसे
एक प्रॉपर चैप्टर है जो जेई मेंस का है, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इनका तो क्या है कि इनका एक क्वेश्चन फिक्स है कि जेई मेंस में आएगा ही आएगा, तो वो तो तुम्हें प्रॉपरली पढ़ाएंगे। लीनियर इनइक्वेशन में कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया है ओनली यही कंसेप्ट है, और ये वाले क्वेश्चंस भी रेयरली आते हैं। तो इसमें जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, और इसमें कुछ खास आता भी नहीं है, बस यही आता है कि कोई भी कंडीशंस बता दी क्वेश्चन है और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कौन से टॉपिक में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आना ही आना है? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट अब लें। अब ये अपना सारा कंप्लीट है। नेक्स्ट इज, अपना टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, 6:31 हो गए, और मैंने अभी सिर्फ रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट इज concurrency of 3 lines। हमें अब 3 लाइन की इक्वेशंस गिवन होंगी, and if these 3 lines are passing through same point, then these lines are called concurrent lines। L1 equal to 0, L2 equal to 0 and L3 equal to 0। so these lines are concurrent lines। बट क्वेश्चन तो ऐसे होगा कि क्वेश्चन है तो बस 3 इक्वेशंस दे दिए अपन को, पर क्वेश्चन चेक करने को बोल रहा है कि चेक वेदर दीज लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस, और हमें अभी ये वाला मेथड जो मैं बताऊंगा वो नहीं पता है। तो तुम लोग बताना कि अभी तक क्या है। तो हम क्या मतलब कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेंगे सर, और उसको तीसरी लाइन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे? बिल्कुल सही है कि जो 2 ये तब काम नहीं करेगा अगर हमें कंडीशन निकालने को बोला है। नहीं, मतलब का मतलब कि कंडीशन उन लाइंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें ही कुछ कंडीशन फाइंड करने को बोलेगा, तो भी ये मेथड लग जाएगा। और इन दैट केस जो 2 लाइंस जिसमें कुछ कोफिशिएंट, मतलब कि ऐसे मान लो लाइन दे रखी है, अभी जैसे मैं एग्जांपल लूं कि 2x + 3y = 5, x - 4y = -3 एंड 4x + y = 5, और हमें चेक करना है कि वेदर दीज लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। तब तो हम, अगर हमें ये मेथड नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे कि इन कोई सी भी 2 लाइंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैंने जो लाइंस ली हैं वो x = 1, y = 1 ली है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दीज लाइंस आर कॉन्करेंट, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है ऐसे बोला कि यहाँ पे कुछ k है और यहाँ पे कुछ k है, और बोला कि इफ दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो हम कोई सी भी 2 लाइंस को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ k आ जाएंगे। उस इन टर्म्स ऑफ k पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को थर्ड लाइन में पुट कर देंगे, तो k में एक रिलेशन आ जाएगा, वहां से k सॉल्व होके आ जाएगा। लेकिन हमने जो अभी ये डिस्कस किया है, इसी चीज को, ये इसी मेथड को अगर हम समझें तो एक्चुअल में जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो इसी मेथड का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्या है प्रॉपर मेथड? कि if given lines are a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0 and a3x plus b3y plus c3 = 0। मैं हैंड टू हैंड नोट भी कर देता हूँ कि let the lines be, और हमें चेक करना है कि ये लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है। तो प्रॉपरली तो हमने क्या बोला अभी कि फर्स्ट 2 लाइंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 लाइंस को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ आ जाएगा, और y का वैल्यू भी इन्हीं नंबर्स के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। तो ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये हम थर्ड लाइन में पुट कर देंगे। थर्ड लाइन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन बनेगा, और इस एक्सप्रेशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 आ रहे होंगे, और ये एक बेकार सा एक्सप्रेशन बनेगा। एंड दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। तो जो मैंने बोला कि ये इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जो बेकार सा एक्सप्रेशन है, वही एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये डिटर्मिनेंट है। कौन सा डिटर्मिनेंट? देन a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन बनता इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, वो उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को याद रखना बहुत इजी है कि हमने फर्स्ट लाइन के कोएफिशिएंट्स लिए, उनको फर्स्ट रो में रख दिया a1 b1 c1, सेकंड लाइन के लिए सेकंड रो में रख दिया, एंड सही थर्ड लाइन के थर्ड रो में। तो ये जो एक्सप्रेशन, ये जो डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे
वो ही एक्सप्रेशन बनता अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें और उसके कोऑर्डिनेट्स को थर्ड लाइन में पुट कर दें। तो इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये तो कॉन्करेंसी की कंडीशन है। और यहां पे अब नोट है सर वो तो हमेशा तो 0 के इक्वल होना जरूरी है ना, बिकॉज हम लोग x और y का वैल्यू ले रहे हैं जो ऑलरेडी दो कॉन्करेंट लाइन। अगर कॉन्करेंट है तो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। इफ लाइंस आर कॉन्करेंट तो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। ये एक अलग बात है, मैं भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन दिस डिटर्मिनेंट इज डेफिनेटली इक्वल टू 0। बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या कि इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर कॉन्करेंट, ये वाली बात गलत है। और ये हमने नोट में लिखा भी है कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन आइदर लाइंस आर कॉन्करेंट और लाइंस आर पैरेलल। यानी कि अगर हमने ये थ्री लाइंस ली ना, 2x plus 3y equal to 4, 2x plus 3y equal to 5 and 2x plus 3y equal to 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि these lines are not concurrent lines, parallel and distinct lines कभी भी concurrent हो ही नहीं सकती। बट तुम जब इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब ये चीज तो कॉन्वर्स लगाते वक्त हमें चेक करना पड़ेगा कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन तो जैसे अपन अभी एक बार मैं थ्योरी की बात कर लूं तो थ्योरी वाइज तो अभी देखना जो मैंने बोला वो समझ आ गया कि इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक बात। सेकंड बात कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो वी कैन नॉट से दैट डेफिनेटली लाइंस आर कॉन्करेंट, क्योंकि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, आइदर लाइंस आर कॉन्करेंट और लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल के लिए बोल देना चाहिए पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। सर तो फिर ये सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं ना सर कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तब तो पक्का कॉन्करेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल। सर तो जो थर्ड इक्वेशन के लिए x और y के जो वैल्यू होंगे वो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा लास्ट इक्वेशन को, राइट? इफ लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट देन हाँ। या अर्णव ने बोला कैन वी यूज a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 मेथड। सर इसका प्रूफ भी है क्या? इसका प्रूफ तो हमने अभी डिस्कस ही किया ना। मैंने कैलकुलेशन शो नहीं की, मैंने कहा प्रूफ क्या है कि ये सॉल्व करो, पॉइंट आएगा, वो यहाँ पुट करो, एक एक्सप्रेशन आएगा, वो ही ये डिटर्मिनेंट वाला एक्सप्रेशन है। इसमें अब मैंने अभी बस ये बताया कि ये वाला पॉइंट फिर क्यों बता रहा हूं मैं, इसका यूज क्या है। तो एक बार देखो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। सर अगर उसमें सिर्फ 2 लाइन पैरेलल है और 1 लाइन नॉन पैरेलल है तो फिर ट्रायंगल डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। देखो डिटर्मिनेंट 0 कब आएगा, या तो ये वाला केस हो, केस 1, या फिर ये वाला केस। अच्छा, जस्ट एक पॉइंट कि अगर एक लाइन ये है, ठीक है, सेकेंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, तो टेल मी वेदर दीज लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। सर कॉन्करेंट, बिकॉज़ कॉन्करेंट है। तो अगर टू लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस भी हो गई और थर्ड लाइन फिर कहीं भी लाई कर जाए तो दीज थ्री लाइंस विल ऑलवेज बी कॉन्करेंट, और इस केस में भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें बस इस केस को एक्सक्लूड करना है। कहने का मीनिंग क्या कि क्वेश्चन ऐसे होता है कि फाइंड के इफ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, और इसमें कहीं पे के आ रहा है, इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को 0 करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मान लो के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2,5, दो आंसर्स आ गए। अब ये जो 2 आंसर्स आए हैं, इन 2 ये दोनों हमारे आंसर्स नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को अब जो क्वेश्चन ने लाइंस बता रखी हैं उन लाइंस में पुट करके चेक करेंगे। अगर ऑल 3 लाइंस पैरेलल आ जाती हैं तो वो वाला के रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं आती है तो वो वाला के एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रॉपर मेथड समझ आया?
हम डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके के का कुछ आंसर आ जाएगा। के का जो आंसर आएगा वो आंसर हम जो लाइंस गिवन है उन लाइंस में पुट करके चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर लाइंस जो लाइंस हैं वो तीनों लाइंस पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट आ गई। अच्छा, ये लाइंस देख के समझ आ जाएगा ना कि जैसे अभी हमने लिखा था 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 6 एंड 2x + 3y = 7। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन बन गई तो हमें समझ आ गया कि 3 पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, तो उस के का आंसर तो हमें रिजेक्ट करना होगा। और अगर वो लाइंस पैरेलल डिस्टिंक्ट नहीं आ रही हैं तो वो वाला के हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मुझे लाइंस ऐसी, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा देखना होगा। जिसमें के 2 आंसर्स आ रहे हो। डेटा बन सेट करते हैं, चलो ऐसे ही। फाइंड के इफ, फर्स्ट लाइन लिया अपन ने kx + 2y = 5, सेकेंड लाइन ली सर वो 8 है ना? तो इसमें के 2 आंसर्स मिलने चाहिए। करो सॉल्व। ये बन रहा है क्या बेकार सा? यस सर। 1932 सर। मैंने जो डेटा लिया था उसमें के का एक आंसर 4 लिया था, तो के का एक आंसर अगर 4 है तो सेकंड आंसर 76/32
2 विद नेगेटिव साइन, ऐसे आ जाएगा। डिवाइड किया तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है बस। K4 या -4 नहीं आ सकता है सर। K4 नहीं आ रहा क्या सर? क्योंकि मतलब K अपॉन K माइनस नहीं, K अपॉन 2 इज ओके इक्वल गॉट इट। टू 8 अपॉन नहीं नहीं, रुको, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन की तो K तो 4 आ रहा है ना इसकी यस कैलकुलेशन सर, का। लेकिन आंसर में नहीं आ सकता सर, ओवरऑल आंसर में। सर इसमें एक डाउट है सर मुझे। सर यहाँ पे मतलब जब आपने लिखा था कि ईदर लाइंस या तो कॉन्करेंट होंगे या तो लाइन पैरेलल होंगे अगर डिटर्मिनेंट 0 है, तो क्या हर एक पैरेलल लाइन का केस नहीं आएगा क्या सर? हर एक का मतलब सर जैसे यहाँ पे k इज इक्वल टू -4 पे भी ये दो लाइंस पैरेलल है सर। K इज इक्वल टू -4 पे, -4 पे नहीं, तो अगर K -4 है और तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट 2 लाइंस आर पैरेलल, तो मतलब कि डायग्राम ये बन रहा है, थर्ड लाइन तो नहीं है। तो ये वाला केस, इस वाली सिचुएशन में D 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट कब 0 होगा? ओनली या तो फर्स्ट केस ये या फिर सेकंड केस ये। ओके सर, तीनों लाइंस पैरेलल। ओके सर, सॉरी, तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। गॉट इट सर। तो हमने K इज इक्वल टू 4 को इन दिस केस रिजेक्ट किया है, बिकॉज K इक्वल्स टू 4 पे अगर तुम चेक करोगे तो ऑल 3 लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। और K इज इक्वल टू -19/8 पे नो 2 लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाला आंसर हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये है कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। अब जैसे इसमें एक मतलब मेंस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 7, x - 4y इज इक्वल टू 11 और 2x + 5y + 3 इक्वल टू 0। चेक वेदर दीज लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। ट्रू फॉल्स टाइप में कुछ पूछ लिया तो हम डिटर्मिनेंट 0 करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि लाइन ही तो है, कोई सी भी 2 लाइन को सॉल्व किया और पॉइंट को थर्ड में पुट करके चेक कर लिया। यहाँ पे लेकिन लाइन सॉल्व करना इजी होगा ना सर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों वही, में क्योंकि डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का है तो उसको सॉल्व करने में जनरली टाइम ही लगता है। तो अगर लाइंस इस तरह की गिवन है तो फिर हम 2 लाइंस को सॉल्व करके और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को थर्ड लाइन में पुट करके चेक कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। पैरेलल लाइन चेक करने का तो स्लोप से मतलब इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट देन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे हमने यहाँ पे k को 4 पुट किया तो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन बिकम्स 4x + 2y - 5 इक्वल टू 0। सेकंड इज 8x + 4y एंड थर्ड इज 2x + y। तो देखो a1/a2 पैरेलल है सर। these all lines are parallel lines, parallel and distinct lines, because a1/a2 कोई से भी 2 लाइन में लेंगे इक्वल टू b1/b2 आ रहा है और e is not equal to c1/c2 आ रहा है। तो पैरेलल लाइन चेक करने का मेथड क्लियर है ना अभी? फैमिली ऑफ लाइंस का जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मतलब हम फैमिली ऑफ लाइंस को नहीं भी पढ़ें तो भी हमारा इजीली काम चल जाएगा, लेकिन हम फैमिली ऑफ लाइन की हेल्प से फैमिली ऑफ कर्व्स को जनरलाइज करेंगे। तो इसलिए अपन फैमिली ऑफ लाइंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि अपन को एक बेसिक समझ आ जाए। तो फैमिली ऑफ लाइन का मीनिंग क्या है, फैमिली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक्स में अगर बन जाए कि अपन ये बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी एक फैमिली है, जैसे अपन ने कोई भी एक सरनेम ले लिया कि गुप्ता फैमिली है, तो गुप्ता फैमिली का मीनिंग क्या होगा कि उस फैमिली के हर एक मेंबर के नाम में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि उसका सरनेम गुप्ता है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लाइंस इस तरह से हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं
सेम फैमिली का मेंबर है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाली ऑल लाइंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। तो इस चीज को हम अब मैथमेटिकली कैसे यूज करना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एनी लाइन passing through intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 can be written as L1 plus K L2 equals to 0. Where K belongs to R. अब K belongs to R है तो इसका मीनिंग कि ये इक्वेशन एक्चुअल में इनफाइनाइट लाइन की इक्वेशन है। और ये जो हम इनफाइनाइट लाइंस बोल रहे हैं वो कौन सी लाइन है कि L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, तो फिक्स लाइन है। इनके इंटरसेक्शन से, इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं। तो उन सारी की सारी लाइंस को हम L1 प्लस K L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। K की वैल्यू अगर जैसे बहुत सारी लाइंस का मतलब कि ये लाइन भी पास करेगी, ये लाइन भी पास करेगी, ये लाइन भी पास करेगी, तो ऐसा हो सकता है कि K की वैल्यू 1 हुई तो मान लो ये लाइन मिल जाए, K की वैल्यू 5 हुई तो मान लो ये लाइन मिल जाए, K की वैल्यू -√3 हो गई तो ये लाइन मिल जाए। तो K की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, लेकिन ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी। तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी भी लाइन को हम L1 प्लस K L2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ये फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट है। पहले तो इसका वेरिफिकेशन कि हमने बोला कि L1 प्लस K L2 यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4, या ऐसा करता हूं मैं थोड़ा सिंपल समझने की पर्पज से, L1 लाइन तो लिया 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 और L2 लाइन लिया 4x प्लस 4x माइनस 3y 2,1, ये भी 5 ही आ रहा है, 4x माइनस y इक्वल टू 7। तो मैंने अभी जो लाइंस ली हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2,1 लिया है, 2,1 इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमने फाइंड नहीं करना है से पास करने वाली लाइन को हम 2x प्लस y माइनस 5 प्लस k टाइम्स 4x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। L1 प्लस k L2 इक्वल टू 0। ऐसा ये वाली बात सही कैसे है इसको वेरीफाई करने के लिए अगर हम 2,1 को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करके चेक करें तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी k बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2,1 पे फर्स्ट ब्रैकेट 0 बन रहा है और सेकंड ब्रैकेट भी 0 बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की ही तो इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे जहां भी x और y आ रहा है वो लीनियर रिलेशन में ही आ रहा है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो हमने ये लाइन कंफर्म कर ली। और ये इक्वेशन पॉइंट 2,1 यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। अब ये चीज अपन को अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं भी पता है तो कोई खास बात नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन टू लाइंस। मान लो यही ले लिया अपन ने 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 4x माइनस जो भी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 7 कुछ भी। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। whose slope is equal to 5। तो अगर हमें फैमिली ऑफ लाइन नहीं पता है तो ऑब्वियसली हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ आया? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। और क्वेश्चन ने k की वैल्यू को फिक्स करने के लिए एक और इंफॉर्मेशन बता रखी होगी ऑलवेज। तो अभी हम अगर विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इन दोनों लाइंस को कैलकुलेशन करके सॉल्व किया, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया, स्लोप पता है, हमारा आंसर आ गया। यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन सॉल्व करेंगे तो अपन बोलेंगे कि लाइन की इक्वेशन इज L1 प्लस K L2 इक्वल टू 0। फिर इसका स्लोप लिखेंगे एंड स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
जो अभी इन टर्म्स ऑफ के आएगा और इसको इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो के की वैल्यू 3 आ गई, के की वैल्यू 3 को फिर यहाँ पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट है। अभी ये लग रहा होगा कि इस मेथड से बेटर तो यही मेथड है कि दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा और सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने अभी कहा ही था कि ये एक्चुअली हम फैमिली ऑफ कर्व का बेस बना रहे हैं। C1 इक्वल टू 0 कोई एक कर्व है, C2 इक्वल टू 0 कोई एक दूसरा कर्व है। C1 और C2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई सा भी एक थर्ड कर्व, वी कैन राइट इट एज C1 प्लस के C2 इक्वल टू 0। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर अपना सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। एंड सेकंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल्स से, ये दोनों मान लो ये सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। तो इसकी इक्वेशन वी कैन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये कर्व सेकंड डिग्री कर्व है, तो जितना डिग्री बढ़ता जाएगा उतनी ही कैलकुलेशन लेंथी होती जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की। तो हम वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाली कैलकुलेशन है उसको ही अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वही लेंथी हो रही है। तो हमने बोला कि डायरेक्टली इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0, हम लाइन को मतलब L ये से पैराबोला, हाइपरबोला, एक्स क्यूब, इन सब की इक्वेशन में भी लगेगा। सब सारे के लिए लगेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सिलेबस में ऑल दो सेकंड डिग्री कर्व भी है, लेकिन अगर कोई कर्व थर्ड डिग्री कर्व है, अगर कोई भी 2 कर्व्स सेकंड डिग्री कर्व है तो उनके मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स 2 ही हो सकते हैं। अगर 2 कर्व लीनियर कर्व्स हैं तो उनके मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन पॉइंट बोल रहे हैं तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट से पास सारे, हो रहे हैं। हाँ, यही मुझे बस बोलना है कि ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले कर्व की इक्वेशन इज C1 प्लस के C2 इक्वल टू 0। हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमें ओनली इन दोनों पॉइंट से पास कराना है ना, तो हम इस इक्वेशन को C1 प्लस के C2 इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते। जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उन ऑल पॉइंट से पास करने वाले कर्व को ही हम फैमिली ऑफ कर्व के ये अकॉर्डिंग तभी यूज अप्लाई कर सकते हैं जब सारे इक्वेशंस एक ही डिग्री के होंगे, मतलब सेकंड डिग्री। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमसे ये बोला जाए कि एक कर्व है सर्कल जो ऐसी कुछ इक्वेशन है, और एक लाइन है जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन भी हम S प्लस के L इक्वल टू 0 बोल सकते हैं सर। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं सर, L प्लस S। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके सर। तो अभी अपन आज यहाँ तक ही रखते हैं। मैं अभी फैमिली ऑफ कर्व के लिए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन अपन ने जो डिस्कस किया वो अभी यहाँ तक की बात है कि L1 plus K L2 equal to 0 is family of line which is passing through intersection point of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? चला नहीं प्रीवियस, पता नहीं प्रीवियस कौन सा, हाँ ये सर, वाला। हाँ सर, हाँ यस सर, हो गया। होमवर्क में जो कल बताया था ना लास्ट क्लास में, अभी तो अपन वही डिस्कस, देखो अपना जो कल वाला क्लास है उसमें हम पहले ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करेंगे। आज टाइम मुझे ज्यादा लग गया, बट कल वाली क्लास में अपन पहले स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करेंगे, और मेरे ख्याल से 3 आवर्स या मोर देन दैट भी लग सकता है, 3 आवर्स में हो जाना चाहिए। और फिर लास्ट के 1 आवर में हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन में वही है कि इन चैप्टर 1 to 4 और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर आप कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, इसके बाद तो पहले सर्कल्स आएगा, उसके बाद कोनिक सेक्शन आएगा। तो अपन नेक्स्ट वीक में सर्कल शुरू करेंगे, कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है तो मतलब कोनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग अलग चीज है क्या? नहीं, कोनिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये तीनों को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्यों ऐसा, रीजन क्या है? हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन।
सर वो नाम से कोन को कट करने के बाद मिलता है। कोन को कट करने से बनते हैं कर्व्स। ओ हाँ हाँ। तो बट फिर सर्कल को भी अगर हम कोन को वर्टिकली कट करते हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं हाँ, vertically तो बनता बिल्कुल बन जाता है सर्कल, बट सर्कल को स्टिल हमने कोनिक सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया है। उसका भी एक रीजन है, वो जब हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसमें कवर होता है। है। ओके सर। सर एलिप्स कैसे होता है, कोन कोन को कट करने कैसे बनता है? ऐसे कोई कोन है दोनों साइड से, और इस कोन को हम अब थोड़ा किसी एंगल पे कट कर दें, तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा ना वो एलिप्स बनता है। ओके सर। POSL क्या चीज है? POSL मुझे भी नहीं पता। सर हाँ वही मैं भी जैसे भी वही चेक कर रहा था कि ये हम लोग के जो टाइम टेबल है उसके अंदर जो जेनिथ करके बैच है तो उसके अंदर जी के अंदर POSL करके कोई चैप्टर पढ़ा है, मतलब इसके बाद उनका चालू हुआ स्ट्रेट लाइन के बाद उन लोगों का कुछ ऐसा POSL करके कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ टाइम टेबल में सब। सर POSL पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अरे ओके, वो तो स्ट्रेट के पार्ट है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कल वाली क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो किए ना, इंटरसेक्शन और ये सब। नहीं मतलब एक्चुअली स्ट्रेट लाइन हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, जैसे L1 लाइन कुछ दे रखा है, L2 लाइन कुछ दे रखा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? L1 और L2 की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके दे दिया, बस ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो लीनियर इक्वेशन थोड़ी बनेगा फिर। नहीं, सेकंड डिग्री का बनेगा। हाँ तो अपन कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ओके बाय। एक बार अभी आज और कल तक जो भी तुम्हें टाइम मिले, एक बार ये लेक्चर नोट्स स्ट्रेट लाइन की कंप्लीट रिवाइज कर लेना अगर पॉसिबल है तो, और जो भी डाउट्स हैं वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अपना कल चैप्टर ये एंड हो रहा है, ठीक है। यस सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर।